स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स सेकंड के अंदर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में की आवश्यकता क्यों हुई, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या लिमिटेशंस थी कि उसमें द्वितीय नियम की आवश्यकता पड़ी। तो फर्स्ट लॉ जो था वह क्या था, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बताता या ऊर्जा के संरक्षण के बारे में, यानी ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में चेंज हो जाती है, बल्कि उसमें किसी प्रकार की न कोई कमी होती है न ही उत्पन्न किया जा सकता। यानी कि डेल्टा ई जो यूनिवर्स है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो इसकी लिमिटेशंस जो है, फर्स्ट लिमिटेशंस है कि जो हीट जो होती है, उष्मा का जो फ्लो होता है वह हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ आसानी से होता है, परंतु कोल्ड बॉडी से अपन हॉट बॉडी की तरफ उसको फ्लो नहीं कर सकते बिना किसी बाह्य बल के या फिर बिना किसी बाह्य कार्य के। तो कहने का मतलब यह है कि अपन जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है यह केवल ऊष्मा के प्रवाह की जो दिशा है उस पर प्रतिबंध लगाता है। यानी कि अगर अपन विपरीत दिशा में करना चाहते हैं तो उस पर बाह्य किसी न किसी प्रकार के बाह्य कार्य की आवश्यकता होती है, यानी बिना किसी बाह्य कार्य के अपन उसको अपोजिट डायरेक्शन में नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है कि जो ऊष्मा के प्रवाह की जो दिशा होती है उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया। सेकंड है कि फिजिबिलिटी ऑफ ए प्रोसेस, यानी कि प्रक्रम की फिजिबिलिटी या स्पॉन्टेनिटी, यानी कि कोई भी प्रक्रम संभव है या नहीं होगा या स्वतः होगा या नहीं होगा, इसके बारे में भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में नहीं बताया गया। और थर्ड इसकी लिमिटेशन जो है कि जो नेचुरल जो प्रोसेस होते हैं वो सारे के सारे नेचुरल जो प्रोसेस होते हैं वह स्पॉन्टेनियस होते हैं और इरिवर्सिबल होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे वाटर फॉल्स डाउनवर्ड, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर जल का गिरना। तो कहने का मतलब है कि इसमें जो कमी है फर्स्ट लॉ में, इसी प्रकार की अगर अपन ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में पूर्णतया परिवर्तित तो कर सकते हैं, परंतु ये नियम ये नहीं बताता कि पूर्णतया उसको कार्य में परिवर्तित किया नहीं जा सकता, यानी 100% एफिशिएंट इंजन का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम की सीमाओं को देखते हुए अन्य नियम की जो आवश्यकता हुई, जिसे अपन ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम कहते हैं, क्योंकि इस नियम की सहायता से अपन ऊर्जा के स्थानांतरण की दिशा का ज्ञान होता है। नेक्स्ट है कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस या स्वतः प्रक्रम क्या होते हैं, यानी कि ऐसा प्रक्रम जो किसी बिना बाह्य साधन की सहायता के ही संभव हो, उसे अपन क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस या नेचुरल प्रोसेस कहते हैं। यानी कि स्वतः प्रक्रम के अंदर प्रक्रम या प्रोसेस के ऊपर किसी प्रकार का या सिस्टम के ऊपर किसी प्रकार का कोई बाह्य कार्य नहीं किया जाता। फॉर एग्जांपल जैसे जल का ऊपर से नीचे की ओर गिरना स्वतः प्रक्रम होता है। इसी प्रकार कोई धातु है, उसकी एक छड़ के एक सिरे को गर्म करने पर दूसरे सिरे पर ठंडी हो तो ऊष्मा धीरे धीरे गर्म छोर से ठंडे छोर की ओर प्रवाहित होती है और दोनों सिरों का जो टेम्परेचर है वह एक समान हो जाता है। इसी प्रकार किसी गैस को, यानी कि उच्च दाब वाले क्षेत्र से निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर या निर्वात में स्वतः ही प्रसारित हो जाती है। तो जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं वह तीन प्रकार से होते हैं, या तो खुद से बाय इटसेल्फ, या फिर किसी प्रॉपर इनिशिएशन की वजह से, या फिर कोई गिवन कंडीशन दी गई हो, उन कंडीशंस के अंदर ये स्वतः प्रवर्तित होते हैं। जो फॉर एग्जांपल जैसे हीट का फ्लो होता है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर, इसी प्रकार किसी झील से पानी का इवेपोरेट होना, इसी प्रकार डिफ्यूजन ऑफ गैस फ्रॉम हायर प्रेशर टू लो प्रेशर। तो यानी कि ये जो सारे एग्जाम्पल्स हैं ये सारे के सारे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को शो करते हैं, क्योंकि इन पर किसी प्रकार का कोई बाह्य कार्य नहीं किया जाता, यानी कि अपने आप होते हैं, नेचुरल प्रोसेस होती है। नेक्स्ट है कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स या ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम। तो ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम को कई प्रकार से डिफाइन किया जा सकता है। जैसे अपन लेते हैं
कि ऊष्मा किसी बाह्य साधन की सहायता से के बिना ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर प्रवाहित नहीं हो सकती। नेक्स्ट है जैसे सभी स्वाभाविक या स्वतः प्रक्रम जो होते हैं साम्यावस्था प्राप्त करने की दिशा की ओर अग्रसर होते हैं। इसी प्रकार जो सिस्टम और सराउंडिंग होता है उसके किसी भी भाग में परिवर्तन किए बिना ऊष्मा को उसके समतुल्य कार्यों में परिवर्तित करना असंभव होता है। यानी कि सिस्टम और सराउंडिंग में किसी न किसी भाग में कोई न कोई परिवर्तन करना होता है, तो उसका भी बिना ऊष्मा में परिवर्तन किए अपन कार्य में परिवर्तित करना असंभव होता है। इसी प्रकार अगर कोई नेचुरल प्रोसेस है तो उस नेचुरल प्रोसेस के द्वारा जो कार्य उत्पन्न किया जा सकता है, परंतु अधिकतम कार्य प्रक्रम को उत्क्रमणीय ढंग से किए जाने पर ही प्राप्त हो सकता है। यानी कि अगर इरिवर्सिबल ढंग से कोई प्रक्रम हो रहा है तो उससे अपन मैक्सिमम वर्क प्राप्त नहीं कर सकते। यानी कि मैक्सिमम वर्क प्राप्त करने के लिए अपने को प्रोसेस जो है वह रिवर्सिबल प्रोसेस होनी चाहिए। लास्ट स्टेटमेंट है कि विश्व की जो एंट्रोपी होती है वह लगातार बढ़ रही है। नेक्स्ट है कार्नो चक्र या कार्नो का आदर्श इंजन। यानी कि ऊष्मा इंजन जो है, ऊष्मा इंजन वह यंत्र है जो क्या करता है कि ऊष्मा को सतत रूप से यांत्रिक कार्य में परिवर्तित करता रहता है। तो इंजन के द्वारा जो कार्य करते हैं या फिर इस कार्य को करने पर जो ऊर्जा दी जाती है उसके अनुपात को अपन इंजन की दक्षता कहते हैं। यानी कि इंजन कितना कार्य कर रहा है और इस कार्य को करने में कितनी उसको ऊर्जा व्यय हो रही है, इन दोनों का जो अनुपात होता है वह उस इंजन की एफिशिएंसी कहलाती है। तो सबसे पहले सैंडी कार्नो ने इस इंजन के बारे में बताया था। इसके लिए अपने पास 4 पात्र होते हैं, यानी इसके लिए जो आवश्यकता होती है इस कार्नो इंजन के लिए 4 आवश्यकताएं होती है। एक होता है सोर्स, दूसरा होता है वर्किंग सब्सटेंस, तीसरा स्टैंड और चौथा सिंक। जो सोर्स होता है वह क्या होता है कि किसी उच्च ताप T1 केल्विन पर ऊष्मा स्रोत होना चाहिए, एक ऊष्मा स्रोत जिससे कार्यकारी पदार्थ ऊष्मा ले सके। यानी कि जो वर्किंग सब्सटेंस होता है उसको ऊष्मा देने के लिए उसके पास ऊष्मा का स्रोत होना चाहिए और जो स्रोत की ऊष्मा धारिता अनंत होनी चाहिए ताकि कितनी ही ऊष्मा लेने पर इसका ताप नियत बना रहे। तो यानी कहने का मतलब जो अपना सोर्स है उसके पास हमेशा वह ऊष्मा का सोर्स होना चाहिए ताकि जो वर्किंग सब्सटेंस होता है वह कार्य करने के लिए कितनी ही ऊष्मा ले तो उसकी टेम्परेचर हमेशा नियत बना रहे। नेक्स्ट है वर्किंग सब्सटेंस। ये क्या होता है कि ये कार्यकारी जो पदार्थ होता है ये आदर्श गैस को एक सिलेंडर में लेते हैं। तो सिलेंडर की जो दीवार होती है वह क्या होती है कि कुचालक पदार्थ की बनी होती है और सिलेंडर के ऊपर एक पिस्टन लगा होता है जो कुचालक पदार्थों का बना होता है जिससे गति घर्षण रहित होती है। नेक्स्ट अपना तो थर्ड आवश्यकता है वो है स्टैंड। यह स्टैंड भी एक पूर्णतः कुचालक पदार्थों से बना होता है जो सिलेंडर के लिए स्टैंड का कार्य करता है। और लास्ट फोर्थ जो नेसेसरी है वो है सिंक। सिंक का जो टेम्परेचर होता है वह T2 केल्विन होता है जिसमें क्या होता है कि जो कार्यकारी पदार्थ जो कार्य होने के बाद में जो शेष ऊष्मा बचती है वो क्या करता है उस सिंक को दे देता है और इसकी भी ऊष्मा धारिता क्या होती है अनंत होती है ताकि वह कार्यकारी सब्सटेंस की जो बची हुई ऊष्मा है वो ग्रहण करने के बाद में भी उसका जो टेम्परेचर होता है वह स्थिर ही रहता है। तो ये जो कार्नो साइकिल में होते हैं ये 4 चीज़ें आवश्यक होती हैं। तो इसके आधार पर जब अपन देखते हैं कार्नो चक्र का जो सिद्धांत अगर अपन अध्ययन करते हैं तो ऊष्मा की किसी भी दी हुई मात्रा को अधिकतम कार्य में रूपांतरित किया जा सकता है। तो इसमें आदर्श रूप से जब अपन इसको देखते हैं तो इसमें क्या होता है कि एक डायग्राम प्लॉट बनाते हैं जिसके अंदर अपन दाब और आयतन के बीच में ग्राफ बनाते हैं और जब दाब और आयतन के बीच में ग्राफ बनाते हैं तो इस संपूर्ण चक्र में क्या होता है कि कार्नो इंजन उच्च ताप वाले ऊष्मा स्रोत से Q1 ऊष्मा ग्रहण करके इसके कुछ भाग को कार्य में परिवर्तित कर देता है तथा शेष जो ऊष्मा बचती है Q2 ऊष्मा वो ऊष्मा निम्न ताप वाले ऊष्मा सिंक को देकर पुनः अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है। तो एक पूरे कार्नो चक्र को 4 उत्क्रमणीय पदों में संपादित किया जाता है। इसमें से जो 2 पद होते हैं
वो होते हैं समतापी या आइसोथर्मल, और जो दो होते हैं वो होते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। कहने का मतलब ये है कि जब अपन दाब और आयतन के बीच में ग्राफ बनाते हैं तो उसमें 4 प्रक्रम होते हैं। यानी कि फर्स्ट में क्या होता है कि जो वर्किंग सब्सटेंस होता है वह स्रोत से Q1 ऊष्मा ग्रहण करके उसके कुछ भाग को वर्क में या कार्य में बदल देता है, और जो शेष बची हुई जो ऊष्मा होती है वह उस ऊष्मा को सिंक को दे करके पुनः अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है। और जो ये पूरा चक्र जो होता है, यानी कि ऊष्मा लेने से और सिंक को देने तक, ये सारे के सारे 4 उत्क्रमणीय पदों में संपादित होते हैं, जिनमें से इनमें दो पद होते हैं वो तो होते हैं आइसोथर्मल, और जो 2 पद होते हैं वो होते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस, जिसको अपन क्रमशः ABCD के द्वारा निकाय की 4 अवस्थाएं दर्शाई गई है। अब क्या होता है कि जब अवस्था A में होता है, यानी कि ग्राफ के अंदर अवस्था A में जो है सिलेंडर ऊष्मा स्रोत के संपर्क में जो टेम्परेचर होता है, यानी स्रोत है तो स्रोत का टेम्परेचर T1 केल्विन रखा गया है। अब गैस का आयतन जो होगा V1 और उसका प्रेशर P1। अब यदि गैस स्रोत से Q1 ऊष्मा ग्रहण करके उत्क्रमणीय तथा समतापी प्रक्रम में आयतन V2 में प्रसारित होती है तो गैस के द्वारा किया गया कार्य जो होगा वह क्या होगा, समतापी प्रसरण कार्य, या फिर अपन कहते हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन वर्क होगा। जो आइसोथर्मल जो एक्सपेंशन वर्क होगा स्टेप फर्स्ट में, यानी A से B तक जाने में, क्योंकि उसका प्रेशर जो है V1 से V2 तक कन्वर्ट हो रहा है, यानी उसमें प्रसार हो रहा है गैसों का, तो इसमें किया गया कार्य जो होगा W1 बराबर RT1 log V2 अपॉन V1 बराबर Q1, यानी Q1 ऊष्मा अवशोषित करता है। नेक्स्ट जब वह सेकंड स्टेप में जाता है तो सेकंड स्टेप यानी B अवस्था B में आकर अब गैस का ताप T1 और दाब जो होगा P2 और उसका आयतन V2 है। इसमें क्या होता है कि सिलेंडर पूर्णतः एडियाबेटिक होता है, यानी विलगित कर गैस को रुद्रोष्म अवस्था में उसको C के अंदर प्रसारित होने दिया जाता है, यानी B से जब C में जाता है प्रक्रम तो उस जिससे उसका ताप दाब व आयतन क्रमशः कन्वर्ट होकर के T2 P3 V3 के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। और कहने का मतलब ये है कि जो टेम्परेचर जो होता है T1 होता है वह T2 से ग्रेटर होता है, यानी जो स्रोत का टेम्परेचर होता है वह सिंक से हमेशा ज़्यादा होता है। और इसमें जो ऊष्मा में जो परिवर्तन होता है, ऊष्मा में परिवर्तन 0 होता है, क्योंकि एडियाबेटिक एक्सपेंशन कार्य होता है इसमें। तो इस अवस्था में या इस प्रोसेस में, इस स्टेप में किया गया गैस के द्वारा जो कार्य होगा वह उसकी आंतरिक ऊर्जा में हुई कमी के बराबर होता है। तो W2 बराबर माइनस डेल्टा E, और डेल्टा E इक्वल टू होता है CV T2 माइनस T1। CV होता है यहाँ पर स्थिर आयतन में गैस की ऊष्मा धारिता। थर्ड स्टेप में जाते हैं तो थर्ड स्टेप में क्या होता है कि C से वह D की ओर चेंज होता है, यानी गैस अवस्था C से D अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, और D अवस्था में जाती है तो उसका जो वॉल्यूम होता है V3 से घट करके V4 हो जाता है, और प्रेशर जो होता है P3 से बढ़ करके P4 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो इस अवस्था में क्या होता है कि गैस के द्वारा Q2 मात्रा की ऊष्मा निम्न ताप कुंड को स्थानित की जाती है। तो इसमें जो समतापी उत्क्रमणीय कार्य जो होता है, उत्क्रमणीय संपीड़ित कार्य होता है, क्योंकि संपीड़न होता है इसमें, क्योंकि आयतन में क्या आ रही है, कमी आती है, यानी कि जब V3 से V4 की ओर बढ़ते हैं तो उसके आयतन में कमी आती है। तो इस संपीड़न में जो कार्य होता है वह संपीड़न में किया गया कार्य V3 बराबर RT2 log V4 अपॉन V3 बराबर माइनस Q2, क्योंकि ऊष्मा क्या दी जाती है, कुंड यानी सिंक को स्थानांतरित कर दी जाती है। फोर्थ स्टेप में होता है कि जब D अवस्था से वापस वह प्रारंभिक अवस्था में आता है तो वहाँ पर क्या होता है, आयतन V4 दाब P4 तथा ताप T2 होता है D बिंदु पर। तो सिलेंडर को पुनः विलगित कर रुद्रोष्म प्रक्रम से गैस को तब तक संपीड़ित किया जाता है जब तक कि वह अपनी मूल अवस्था में न आ जाए। तो मूल अवस्था में आते ही उसका जो वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर है वह V1 P1 और T1 हो जाता है। तो इस अवस्था में जो, क्योंकि एडियाबेटिक संपीड़ित कार्य होगा, यानी रुद्रोष्म प्रक्रम में किया गया संपीड़ित कार्य है, तो यहाँ पर जो ऊष्मा होगी उसका मान 0 होगा।
और W4 जो होगा उसकी आंतरिक ऊर्जा में कमी के बराबर होता है। तो -CV T1 माइनस T2, ये हो गई अपने पास समीकरण 4। तो इस प्रकार जो पूरा कार्नोट चक्र जो है 4 स्टेप में होता है। फर्स्ट स्टेप में समतापी प्रसरण कार्य होता है या फिर आइसोथर्मल एक्सपेंशन, दूसरे स्टेप में एडियाबेटिक एक्सपेंशन, तीसरे स्टेप में आइसोथर्मल कॉन्स्ट्रक्शन और चौथे स्टेप में एडियाबेटिक कॉन्ट्रैक्शन कार्य होता है। इन चारों कार्य में तो पूरे चक्र में गैस के द्वारा जो किया गया संपूर्ण जो कार्य होता है W, वो इन चारों कार्य के योग के बराबर होता है। जब अपन इसके अंदर यानी जो अपना संपूर्ण कार्य है, कार्नोट साइकिल का संपूर्ण चक्र है, इसमें अपन चारों समीकरण की वैल्यू रखते हैं। तो वैल्यू रखने के बाद में अपने पास जो फाइनल समीकरण आता है 5 समीकरण 5, वो क्या होता है कि W बराबर RT1 log V2 अपॉन V1 प्लस RT2 log V4 अपॉन V3 बराबर Q1 माइनस Q2, क्योंकि बाकी जो उसके रुद्रोष्म प्रसरण में और रुद्रोष्म संपीड़न में जो किया गया कार्य है वो एक दूसरे के अपोजिट होने से कैंसिल हो जाता है। तो रुद्रोष्म प्रसरण में क्या होता है कि जब अपन एडियाबेटिक प्रक्रम में देखते हैं तो एडियाबेटिक एक्सपेंशन में क्या होता है कि T2 अपॉन T1 बराबर V2 अपॉन V3 गामा माइनस 1। यहाँ पर जो होता है कि T1 इनिशियल टेम्परेचर, T2 फाइनल टेम्परेचर। और इसी प्रकार जब अपन रुद्रोष्म संपीड़न के लिए लेते हैं तो T1 अपॉन T2 बराबर V4 अपॉन V1 गामा माइनस 1। यहाँ पर क्या होता है कि T2 जो होता है इनिशियल टेम्परेचर और T1 जो होता है फाइनल टेम्परेचर। तो इन दोनों इक्वेशन से यानी एडियाबेटिक एक्सपेंशन और एडियाबेटिक कॉन्ट्रैक्शन की, इन दोनों इक्वेशन से अपन V3 अपॉन V2 बराबर V4 अपॉन V1, V4 अपॉन V3 बराबर V1 अपॉन V2, ये फाइनल अपने पास मान आता है। तो यहाँ से अपन क्या करते हैं कि इसको इक्वेशन को अपन जब 5 को घटाते हैं एक में से तो Q1 माइनस Q2, तो RT1 log V2 अपॉन V1 माइनस RT2 log V2 अपॉन V1। कहने का मतलब है कि जो मान होता है अपना V4 अपॉन V3 की जगह अपन V1 अपॉन V2 रख सकते हैं। ये मान रखने के बाद में जो फाइनल समीकरण अपने पास आती है W बराबर Q1 माइनस Q2 बराबर R T1 माइनस T2 log V2 अपॉन V1, इसको समीकरण 6 दे देते हैं। अब समीकरण 6 को अगर अपन समीकरण 1 से डिवाइड करते हैं तो समीकरण 1 जो था अपना RT1 log V2 अपॉन V1, तो ये मान रखने पर आपस में कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा क्या, W अपॉन Q1 बराबर Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 बराबर T1 माइनस T2 अपॉन T1, इसको इक्वेशन 7 कहते हैं। और W बराबर जब अपन Q1 को इधर ले जाएंगे तो W बराबर Q1 T1 माइनस T2 अपॉन T1। अब यहाँ पर जो संपूर्ण कार्य और उसमें अवशोषित जो ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है उसका जो अनुपात होता है वह उसकी एफिशिएंसी कहलाती है, ऊष्मा इंजन की दक्षता कहलाती है, जिसको अपन नीटा से कन्वर्ट करते हैं। तो नीटा बराबर हो जाएगा W अपॉन Q1 बराबर T1 माइनस T2। तो जो ये इक्वेशन होती है, ये जो लास्ट इक्वेशन है इक्वेशन 9, इससे ये स्पष्ट होता है कि जब ताप T1 पर अवशोषित जो ऊष्मा Q1 है का उसका कुछ भाग ही कार्य में परिवर्तित होता है और जो इसका जो शेष भाग होता है Q2 वह निम्न ताप पर सिंक को चला जाता है या सिंक को दे दिया जाता है। तो किसी भी चक्रीय प्रक्रम में किसी स्रोत से ग्रहण की गई ऊष्मा अपने कुछ भाग का खर्च किए बिना कार्य में परिवर्तित नहीं हो सकती, यानी कि उसकी कुछ न कुछ भाग जो होती है उसका ह्रास होता ही है या उसमें कमी आती है, उसमें कमी किए बिना अपन उसको कार्य में परिवर्तित नहीं कर सकते। नेक्स्ट है ऊष्मा इंजन की दक्षता। तो ऊष्मा इंजन की जो दक्षता होती है वह क्या होती है, ऊष्मा इंजन द्वारा अवशोषित ऊष्मा का वह भाग जो कार्य में परिवर्तित होता है उसे अपन ऊष्मा इंजन की दक्षता कहते हैं और इसे समीकरण 10 के द्वारा दर्शाया जा सकता है। लास्ट है कि अवशोषित ऊष्मा में उत्पन्न उपयोगी कार्य और उच्च ताप पर अवशोषित ऊष्मा का अनुपात भी ऊष्मा इंजन की दक्षता कहलाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो कार्नोट साइकिल होती है तो इस इंजन की दक्षता केवल स्रोत और सिंक के ताप पर निर्भर करती है।
जिनके बीच इंजन कार्य करता है, न कि कार्यकारी पदार्थ पर। तो कहने का मतलब ये है कि जो कार्नोट साइकिल होती है वह वर्किंग सब्सटेंस पर डिपेंड न होकर के केवल इन जो स्रोत और सिंक है उनके टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट है कि इसके द्वारा, या फिर अपन यूँ कह सकते हैं, जो ऊष्मा इंजन की जो दक्षता होती है वह हमेशा 1 से कम होती है। अतः दक्षता सदैव 1 अर्थात 100% से कम होती है। यानी ऊष्मा को पूर्णतः कार्य में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक है कि या तो टेम्परेचर T2 को 0 करो या फिर T2 को इनफाइनाइट हो, यानी या तो इन्फिनिटी हो, अनंत हो, या फिर 0 हो, तभी जाकर के उस ऊष्मा इंजन की दक्षता 1 प्राप्त हो सकती है। अदरवाइज हमेशा इसकी ऊष्मा इंजन की जो दक्षता होती है वह हमेशा 1 से कम होती है। इससे ये स्पष्ट होता है कि जो ऊष्मा इंजन की जो दक्षता होती है कभी भी इकाई नहीं हो सकती। या फिर अपन यूँ कह सकते हैं कि ऊष्मा को पूर्णतः कार्य में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है कि जो स्रोत और सिंक होते हैं उनके टेम्परेचर में जितना अधिक अंतर होगा इंजन की दक्षता उतनी ही अधिक होगी। यानी कहने का मतलब ये है कि जो भाप इंजन होता है उसमें क्या होता है, अतितप्त भाप का प्रयोग किया जाता है, और कार्नो का इंजन एक आदर्श उत्क्रमणीय इंजन होने से इसकी दक्षता अधिकतम होती है। क्योंकि वास्तविक इंजन की दक्षता कार्नो इंजन से हमेशा कम होती है, क्योंकि इसकी प्रकृति जो होती है वो कैसी होती है, इरिवर्सिबल प्रकृति होती है। जबकि जो कार्नो इंजन है वो आदर्श इंजन इसलिए है क्योंकि उसका जो नेचर होता है वह रिवर्सिबल नेचर होता